हमारे साथ इस समय शिवसेना नेता संजय राउत जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका। दरअसल पिछले साल की अगर हम बात कर लें, दरारें दिख तो रही थी, लेकिन साथ में सत्ता में आए थे। और आज की तारीख जब 1 साल पूरा हो रहा है, तो आप दूसरी तरफ खड़े होकर सरकार की ओर देख रहे हैं, क्या पाते हैं? दरारें आपको दिख रही थी, ये ठीक है, लेकिन ये दरार जो पड़ गई उसकी वजह हम नहीं थी। एक कि हमारे वजह से दरार पड़ गई या हमारे वजह से अलायंस टूट गया, हमारे वजह से सब कुछ हुआ, ये जो आरोप कुछ लोग करते हैं ये ठीक नहीं है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती राजनीति में भी। और हम तो 25-30 साल के बीजेपी के हमेशा साथी रहे। बुरे दिन में हम उनके साथ रहे, जब सब एनडीए से छोड़कर भाग रहे थे सत्ता जाने के बाद या संकट के समय, तब 2-3 लोग थे, उसमें शिवसेना थी, अकाली दल थे, सबसे पहले हम दोनों थे, बाद में नीतीश कुमार जी आए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वास हम दोनों में था, वो इसलिए टूट गया कि सत्ता की जो एक हवस रहती है या अपनी ही पार्टी बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों का भी बलि देना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, ये इस प्रकार का जो विचार बढ़ गया न्यू जनरेशन में, मुझे लगता है उससे ये दरार बढ़ गई। और दरार इस हद तक बढ़ गई कि 2014 में विधानसभा में हम एक दूसरे अलग होकर लड़ गए, फिर हम एक साथ आ गए, फिर लोकसभा में चुनाव हमने एक साथ लड़ा है, फिर विधानसभा चुनाव जो 2019 में हुआ, उसके बाद वापस थोड़ा सा एक दरार बढ़ गया। और अब हम तो ऐसे इस मोड़ पर खड़े हैं, अब बैठे हैं राजनीति में, कि हम जिनके साथ हमेशा लड़ते रहे, झगड़ते रहे, उनके साथ हम सरकार महाराष्ट्र में हमारी बनी है, ये तो सही है, ये कोई छुपाने की बात नहीं है। लेकिन सरकार ठीक चल रही है और बहुत शांति से चल रही है। नहीं, लेकिन ये आज के संजय की दूरदर्शिता है, जो महाभारत काल से निकलकर आज भी ये उसने पहले ही देख लिया कि कुछ खटपट चल रही है, पहले साथ आते रहे, ये दूरदर्शिता है, ये आज जब पलट कर आप एक साल कहता हूँ जी जी, जब आज पलट कर आप देख रहे हैं उस 1 साल को, आपको सरकार का कौन सा कामकाज सबसे अच्छा लग रहा है? मैं पॉजिटिव चीज से शुरू करना चाहती हूँ, केंद्र सरकार का। नहीं, 1 साल प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दूसरी टर्म है, मोदी 2। तो मैं देखिए, सरकार के जो कामकाज है उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है। 1 साल हुआ है, 1 साल में 6 महीने तो संकट में गए हैं पूरे, आप देख रहे हो, 3 महीने हो गए कोरोना का संकट है और भी संकट है। लेकिन ये 1 साल में जरूर ये मानना चाहिए कि अर्थव्यवस्था का संकट सबसे बड़ा रहा। जो मोदी 1 से शुरू हुआ था वो मोदी 2 तक आया है। उसका कारण बहुत है। सबसे पहला कारण रहा नोटबंदी, जीएसटी, ऐसे जो निर्णय लिए, उससे देश का व्यापार, उद्योग, नोटबंदी की वजह से गरीबी की मार, महंगाई, बेरोजगारी तो बढ़ गई है। लेकिन अच्छे काम भी हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं। जो लोग सालों साल से जिस कामों का इंतजार करते थे, ट्रिपल तलाक वाला एक काम अच्छा हुआ है, मैं ये मानता हूँ। 370 कश्मीर से हटाने की बात हुई है, ये बात मैं मानता हूँ। ऐसे काम भी हुए हैं। और ये काम जैसे हमने, जब हम उनके साथ नहीं थे, सरकार के साथ नहीं थे और हम दूसरे जगह पर बैठे थे, तब भी हमने कहा था कि ये 370 हटाने का जो आपने काम किया है, ये बहुत ही साहसी और हिम्मत वाला काम है। और उसके लिए हम, शिवसेना आपका अभिनंदन करेगी, हमेशा करती रहेगी। देखो, जो बात एक सरकार ठीक तरह से, अच्छी तरह से करती है, देश हित में करती है, राष्ट्र हित में करती है, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड नेशन, तो उसके लिए 2 शब्द अच्छे कहना, यही लोकतंत्र, ही राजनीति में मानता हूँ। आपने अभी कहा कि लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी महाराष्ट्र में, आज देश का हर 4था आदमी बेरोजगार हुआ है। हाँ, नहीं संजय जी, आज देश का हर 4था आदमी बेरोजगार हुआ है। मैं अर्थव्यवस्था वाली बात आपकी समझ रही हूँ कि वो बेरोजगारी, और ऊपर से अब तो और ज्यादा बढ़ गया है। जिस तरह के अभी प्रोजेक्शंस आए हैं, उससे तो अभी और पता नहीं कितनी तैयारी करनी होगी। लेकिन आपने कहा कि 1 हाथ से ताली नहीं बजती है। महाराष्ट्र में हम 3 हाथ की ताली की बात करते हैं, और जिस 370 की आप तारीफ कर रहे हैं या 3 तलाक की, उसमें जो आपके सहयोगी हैं वो आपके साथ नहीं। आपको बोलने की आजादी है उस अलायंस में रहते हुए? क्यों नहीं, हम बोल रहे हैं ना, मैं आपके साथ तो बोल रहा हूं। उसमें क्या है? देखो, शिवसेना का हमेशा एक स्वभाव रहा है,
जब हम बीजेपी के साथ रहे, एनडीए में रहे, तो भी जो बात हमको पसंद नहीं आती थी हम हमेशा बोलते रहे, उसके लिए हमने क्रिटिसाइज झेला है। और जो बात हमें अच्छी लगती है हमारे विरोधियों की भी, वो भी हम खुल कर कही है। यही शिवसेना का डीएनए है। ये चमचेगिरी वाली बात या छुप कर करने वाली बात कभी हमने की नहीं। जो देश के लिए जो बात अच्छी लगती है हमने की। हम राम मंदिर का जो निर्णय आया हमने स्वागत किया। राम मंदिर के लिए हम ये सरकार में, महाराष्ट्र के सरकार में शामिल होने के बाद भी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में हम सब लोग 2 बार अयोध्या में जाकर आए हैं, वापस जाएंगे। उसमें क्या है छुपाने की बात, डरने की बात? लेकिन आपको आपत्ति थी कि अभी निर्माण टाल देना चाहिए था कोरोना के समय में, आपने ऐसा कहा था? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा। जब ये राम मंदिर का कार्य शुरू था और जब ये खुदाई चल रही थी तो कुछ चीज़ें ऐसी मिली, तो उसका बारे में थोड़ा ज़्यादा जोर शोर से लोग बोल रहे थे। मैंने कहा ये बात, एक बार राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सरकार काम कर रही है, कमेटी का गठन हुआ है, तो अब हमको कोरोना से लड़ना चाहिए। मंदिर की जगह बनता रहेगा, उसमें अभी हमको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मंदिर का निर्माण हो जाएगा। ये मेरी बात थी। अब हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कोरोना के साथ लड़ने की। जी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को उठाया कि उद्धव सरकार विफल रही है, नहीं कर पा रही है वहां पर काम कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन है देवेंद्र फडणवीस। 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब अपोजिशन का काम होता है इस प्रकार से टीका टिप्पणी करना, लेकिन उनको भी पता है कि महाराष्ट्र की हालत क्या है। बड़ा स्टेट है, मुंबई जैसा शहर है, पुणे जैसा शहर है, नागपुर शहर है, पूरे देश से लोग यहाँ आकर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और रोजी रोटी कमाते हैं। तो मुंबई अब कंट्रोल में आई है। कल ही देखिए, कल ही एक दिन में 8,500 लोग कोरोना पॉजिटिव जो थे वो ठीक होकर अपने घर पहुंच गए हैं। ये भी काम हो रहा है। अब मुंबई जैसे शहर को कंट्रोल में, नियंत्रण में लाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। देवेंद्र जी को पता होना चाहिए कि ये संकट के समय में आप सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। राजनीति करने का समय न केंद्र में है, न महाराष्ट्र में है, न किसी और राज्य में है। ये संकट है और राष्ट्रीय आपत्ति है। सभी को, चाहे अपोजिशन हो, चाहे सत्ताधारी हो, किसी राज्य में कोई अपोजिशन रहता है, आज अगले 6 महीने तक राजनीति हमको भूलनी चाहिए और हमको देश को संकट से बाहर निकालने के लिए एक साथ काम करने की जरूरत है। अगर हम केंद्र में सरकार के साथ नहीं है तो फिर भी हमारी जिम्मेदारी है, मोदी जी जो निर्णय लेंगे, अमित शाह जी जो निर्णय लेंगे, उनके साथ हमको खड़ा रहना है। महाराष्ट्र को ऊपर पर्याप्त सपोर्ट मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से? डेफिनेटली हमने ये कभी नहीं कहा कि महाराष्ट्र को केंद्र से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, बीच में कुछ अनबन हो गई थी रेलवे के बारे में, रेलवे ट्रेन छूटने के बारे में, लेकिन वो ज़्यादा उसको हमने महत्व नहीं दिया। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी, उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अमित शाह, उद्धव ठाकरे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, तीनों का, ये चारों लोगों का ठीक से डायलॉग है और जो मार्गदर्शन केंद्र से मिल रहा है उसके मुताबिक मुंबई और महाराष्ट्र में काम हो रहा है। ये भी इस तरह की अटकलें निकली संजय जी कि महाराष्ट्र सरकार क्या स्थिर नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि मुलाकातों का दौर जिस तरह का चल रहा है वो उस दिशा में संकेत दे रहा है। नहीं, देखिए, ये जो है अफवाह है। महाराष्ट्र की सरकार पूरी 5 साल चलेगी। 3 पार्टी है, कांग्रेस है, एनसीपी और शिवसेना। तीनों की विचारधारा भिन्न है, ये सबको मालूम है। फिर भी जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन 3 नेताओं में है, चाहे दिल्ली में सोनिया जी, राहुल जी है, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब है और शिवसेना की तरफ से हम सब उद्धव जी के नेतृत्व में काम करते हैं। तीनों का ठीक तरह से एकजुट होकर, मिलजुल होकर काम करना ये दिखाता है कि 5 साल तक ये सरकार किसी भी तकलीफ से चलेगी। और यही तो सबसे बड़ा सिरदर्द हो रहा है हमारे अपोजिशन जो मित्र है, देवेंद्र जी हो या और कोई हो।
अब उनको ये स्वीकारना चाहिए कि सरकार में वो नहीं है और जनता ने उनको नकारा है। ठीक है, सबसे बड़ा विपक्ष है, लोकतंत्र में इतना बड़ा विपक्ष होना ये बड़ी बात है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा और ताकतवर विपक्ष है। इतना बड़ा विपक्ष जिस राज्य में होता है वो राज्य ठीक से चलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो होता है, विपक्ष का नेता जो होता है, वो शैडो कैबिनेट चलाता है, वो पैरेलल सरकार चलाता है, सरकार के ऊपर एक प्रेशर रखता है। ये करने की आवश्यकता देवेंद्र जी को है। अगर हमारी कोई गलती होती है हमारे से, तो इतना बड़ा विपक्ष सामने खड़ा है, हमको डर लगना चाहिए हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। विपक्ष की ताकत हमारे सामने खड़ी है, हम ये मानने वाले लोग हैं। पर कभी कभी संकेत थोड़े से गठबंधन की तरफ से भी आ जाते हैं। जब राहुल गांधी ने कह दिया कि हम डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं है, सरकार में होकर भी अगर ऐसा नहीं, फिर बाद में फोन पर बातचीत होकर बाकी चीजें सुलझी, लेकिन संकेत तो यहां से भी आ ही जाते हैं। नहीं, देखिए आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि राहुल जी ने ये बात कही कि हम बड़े निर्णय प्रक्रिया में हम नहीं है। यही बात अगर एनसीपी भी कही थी तो भी हम उनका स्वागत करते। जब सरकार गठबंधन की चलती है, हमने केंद्र में भी देखा है गठबंधन की सरकार चलाने में कितनी तकलीफ होती है। मनमोहन सिंह ने खुद बताया है, अटल जी की तकलीफ भी हमने देखी है उस वक्त एनडीए में, यूपीए में मनमोहन सिंह की तकलीफ देखी है। महाराष्ट्र में इस प्रकार की कोई तकलीफ अड़चने उद्धव ठाकरे जी के सामने नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि निर्णय लेने के पूरे अधिकार जो है सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास हमने रखे हैं। अगर निर्णय लेने की अगर 3-3, 4-4 विंडो खुली होती है तो सरकार नहीं चलती। इसलिए जब सरकार बंद रही थी तभी ये तय हुआ था कि कैबिनेट की जगह है और मुख्यमंत्री उस कैबिनेट के प्रमुख है, वो निर्णय लेंगे और बाकी के सब लोग उस निर्णय का पालन करेंगे। इसलिए सरकार को 6 महीने हुए हैं और अगले 4.5 साल भी निकाल लेंगे। बीजेपी और शिवसेना का कुछ शेयर्ड एजेंडा हमेशा रहा है। जैसे आपने कहा कि पिछले 1 साल में जो चीजें आपको अच्छी लगी उसके बारे में भी आपने बात की, 370 का जिक्र आपने किया, राम मंदिर को लेकर आपने बात की है। लेकिन जब सीएए को लेकर चर्चा चल रही थी तो आपके तेवर बड़े तल्ख थे। क्या इस मुद्दे पर पिछले 1 साल की ही अगर चीजों को हम समअप कर रहे हैं तो उसमें दिल मिले हुए नहीं थे? सीएए को लेकर आपकी लाइन राइट की तरफ नहीं जा रही थी? नहीं, ये बात नहीं है, कुछ चीज़ें उसमें है। देखिए, इस मामले में पूरे देश में एक अराजकता जैसी स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र बहुत शांत रहा। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में ये अराजकता की कोई दूर दूर तक भनक तक नहीं पड़ी थी। तो ये बात है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में सभी घटक, सभी जाति, सभी धर्मों को साथ लेकर वो पूरा जो एक काल था वो उसका निर्णय लिया और सबको साथ लेकर हमने वो निर्णय आगे लेकर गया है। देखिए, अभी वो विषय जो है सीए कुछ दिन तक ठंडे बस्ते में डालना चाहिए, इसलिए कि आज का संकट दूसरा है, उससे लड़ना चाहिए। और लोग भूल भी चुके हैं ये राजनीति की, ये जो कानून बना है नॉर्थ ईस्ट में, असम में, पश्चिम बंगाल, इस राज्य तक ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं उस राज्य में ये कानून कोई मायने नहीं रखता। कुछ लोगों का ये कहना होता है संजय जी, खासकर सोशल मीडिया पर आप पढ़ते भी रहते होंगे अपने कमेंट्स में, कि संजय राउत पहले जितना मुखर थे उतना अब नहीं रह गए हैं। और लोग कह रहे हैं कि कभी कभी जो वो बोलने की कोशिश करते हैं इसी कारण अब एडिटर से प्रमोट कर दिया गया है और कलम धीरे धीरे उनसे सामना की खींची जा रही है। ऐसा नहीं है। देखिए, एक मिशन होता है, एक टास्क होता है। जब वो टास्क पूरा हो गया है तब पूरे दिन बातचीत करने से या जोर शोर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कलम की बात करें तो हमेशा मेरा संबंध सामना से रहा, 30 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। और आपको मैं बताना भी चाहता हूँ, वैसे तो मैं सामना से रिटायर भी हो चुका हूँ, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ और कभी ना कभी आदमी को रिटायर होना चाहिए। लेकिन सामना के साथ मेरा एक इमोशनल रिश्ता है, हमेशा मैं काम करते आया हूँ, मेरी पहचान ही सामना है। और जब तक मैं लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मैं सामने में ही काम करते रहूँगा। आज भी सामने ही बैठा हूँ, मेरी कलम कोई खींच नहीं सकता। वही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी और शिवसेना की।
इसीलिए तो मैंने बाला साहब जी के साथ 25 साल 30 साल निकाले, उद्धव जी के साथ काम किया है। हाँ? लेकिन कहीं ना कहीं जब उम्र होती है, अब मेरी 60 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है समझ लो, तो कभी ना कभी तो ये अपने आप को रोकना चाहिए, और नए लोग आते हैं उनके साथ काम करने में ज़्यादा उसको मदद करना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं करता हूँ। जर्नलिज्म तो लेकिन मेरा इतनी आत्मा देर है, में जो मेरी कलम मेरी आत्मा है, और सामना खास संजय राउत जो कि एक नॉर्मल टीवी बाइट देते हुए भी कम से कम 3-4 शेर पड़ जाते हैं, आज इतनी लंबी बातचीत में भी बहुत संभल कर बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं संभल के नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना कि ये जो समय चल रहा है, ये संभल कर चलने का समय है सब देश के लिए। देखो चाइना बॉर्डर में क्या हो रहा है, पूरा देश किस संकट से जूझ रहा है। अब आने वाले 2-4 महीनों में मुझे लगता है जो बेरोजगार लोग हुए हैं, 10-12 करोड़ बेरोजगार आप मुझे दिख रहे हैं, जो माइग्रेंट्स मजदूर गए हैं, प्रवासी मजदूर हैं, अपने अपने गांव पहुंचे हैं, अगर उनको 1 महीने के बाद खाना पीना अनाज रोजगार नहीं मिला तो मुझे लगता है इस सड़क पर क्या होगा, किस प्रकार की अराजकता फैलेगी। तो ये राजनीति या जोर शोर से बोलने की बात नहीं है, संयम से काम करने के लिए हमको आप बैठना पड़ेगा सबके साथ, और राजनीति करने के लिए पूरा समय पड़ा है। लेकिन आने वाले 2 साल में हमको सब राजनीति भूल कर, गिले शिकवे भूल कर एक दूसरे के साथ देश के लिए काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा संयम रखता हूँ, और हम सब जब बैठते हैं, पार्टी हो सरकार हो, तब हम यही बात करते हैं कि आगे क्या करना पड़ेगा। चूंकि श्रमिक बहुत बड़ी तादाद में महाराष्ट्र की सीमाओं को भी छोड़कर गए हैं, और वाकई वो बहुत दहलाने वाली तस्वीरें रही, दुखी करने वाली तस्वीरें रही। लेकिन आज जिस भविष्य की कल्पना करके आपको डर लग रहा है कि पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होगा, तो ऐसे में मुंबई का इंपॉर्टेंस भी बड़ा हो जाता है, आर्थिक राजधानी होने के नाते। महाराष्ट्र जितना बड़ा राज्य है, उस हिसाब से क्या जान बचाने के साथ साथ महाराष्ट्र में जहान बचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है? करनी चाहिए सबको। ये सिर्फ मुंबई की समस्या नहीं है, देश के हर बड़ी शहर की समस्या है, चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, लखनऊ हो, हाँ, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, हर शहर की, हर गांव की ये समस्या है। और इसीलिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने भी अब राजनीति और ये सब जो है ना, सत्ता की हवा सब छोड़कर सभी राज्यों को, राज्य के मुख्यमंत्री को एक साथ लेकर नए तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अब भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, हिंदू मुसलमान, हाँ, ये सब भूल जाना चाहिए 2 साल तक। जब राष्ट्र का निर्माण होगा तब हम सब लोग बचेंगे और राजनीति करने के लिए यहाँ बैठेंगे। न राजनीति रहेंगी, न मनुष्य रहेगा तो क्या होगा, न देश रहेगा। हम महाराष्ट्र की हालत देख रहे, इतना बड़ा राज्य है, एक आर्थिक तरीके से सक्षम राज्य रहा मुंबई और महाराष्ट्र हमेशा, लेकिन आज हम देख रहे हैं यहाँ की जनता की हालत क्या है। जो लोग खाते पीते थे, अच्छे मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोग थे, आज वो भी संकट में है। गरीबी रेखा के नीचे जाने का डर लगता है हमें उस लोगों का भी। गरीब तो मर गया है, लेकिन जो ऊपर वाले लोग हैं, हाँ, जो मध्यम वर्गीय है या उससे ऊपर है, आज उनकी भी हालत बहुत गंभीर है। मुंबई और महाराष्ट्र के बड़े बड़े फैक्ट्रीज, कारखाने बंद हो चुके हैं। कहाँ से रोजगार लाया गया, कहाँ से लोगों के घर चलाएंगे, कहाँ से लोग बच्चे पढ़ेंगे। ये हालत पूरी देश की है। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, लेकिन ये हालत पूरी देश की है, ये सिर्फ मेरी हालत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा समय ने, आप सभी राजनेताओं ने, सभी राजनीतिक दलों ने बहुत संयम रखना ज़रूरी है। और सबसे पहले ये हालत, जब देश स्वतंत्र हुआ था तब सब मिलकर देश निर्माण का कार्य में सब पूरा देश जुटा था। इसी तरह से फिर एक बार राष्ट्र निर्माण के कार्य में सबको एक साथ आकर काम करना पड़ेगा। कोरोना काल में आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और वाकई होनी भी नहीं चाहिए। इस समय सबको मिलना है, मिलकर लड़ना है। पर कोरोना से पहले तक जो मोदी सरकार के इस पहले साल का 2.0 के पहले साल का जितना भी कामकाज हुआ है, आपके हिसाब से कितने नंबर उन्हें मिलने चाहिए 10 में से अपने कामकाज के लिए? देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है
जिसने हमेशा चाहा कि 60 साल में जो काम नहीं हो पाया है वो पूरा करे। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए, आज जो हम देश देख रहे हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, उस देश बनाने में जो 60-65 साल लगे हैं, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, नरसिंह राव हो, मनमोहन सिंह हो, राजीव गांधी हो, ये सभी का योगदान है। और ये सभी नेताओं ने अपने साथ जो विपक्ष खड़ा था, उसमें जो बड़े बड़े नेता थे, उनका भी सहयोग लेकर ये देश बनाया था। तो आज की जो सरकार है, चाहे मोदी 1 हो चाहे मोदी 2 हो, अगर हमको फिर एक बार कुछ बड़ा काम करना है देश में, और देश के मन में जो राजनीति का जो एक गंदा तस्वीर है हमारे मन में, वो अगर ख़त्म करना है, तो इस देश के विपक्षों को भी उतना ही महत्व देने की ज़रूरत है। तब ये लड़ाई झगड़े खत्म हो गए राज्य राज्य में, गांव गांव में जो चल रहे हैं ना। मोदी जी की जो तस्वीर मोदी जी ने बनाई है इस देश के लिए, वो बहुत ही अच्छी है, ब्लूप्रिंट बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसका अमल करना, उसके लिए आसपास अपने अच्छे लोग रखना और उनको संयम रखने की सलाह देना, ये बहुत ज़रूरी है। पहले वाली सरकार ने तो काम किया है, मैं नहीं कहूँगा कुछ काम हुआ ही नहीं, बहुत से काम किए हैं। आने वाले दिनों में भी करना चाहते तो हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। देश के लिए जो काम करेगा उनके साथ हम खड़े रहेंगे, और ये सबकी जिम्मेदारी है। मुझे तो लग रहा है कि भले रिश्ता टूट गया हो दो पार्टियों के बीच का, लेकिन मन का द्वेष लगता है दूर हो गया है। नहीं, द्वेष की बात नहीं है श्वेता जी, हमने कभी किसी के बारे में द्वेष नहीं रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2-3 महीने के समय में राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बातें की थी, बहुत अच्छी योजनाएं रखी थी। तब भी हमने कहा था मोदी जी को, सामने में लिखा है मैंने, कि राहुल गांधी की बात भी आप सुननी चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ने कुछ बात रखी है, लॉकडाउन के बारे में रखी है, या बेरोजगारों के बारे में रखी है, आर्थिक स्थिति के बारे में रखी है, न्याय स्कीम के बारे में रखी है। आप एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, बड़े नेता है विपक्ष के, तो उनकी बात भी आप सुननी चाहिए, उनके साथ चर्चा होनी चाहिए, तब ही ये देश आगे जाएगा इस संकट की घड़ी में। ये भी बात मैंने कही है, ऐसे नहीं कि ये द्वेष क्यों रखें। हम थोड़े एक दूसरे के व्यक्तिगत दुश्मन हैं, हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है। तो राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या सोनिया गांधी जी हो या ममता बनर्जी हो, सभी तो इस देश के ही नेता है ना, लोगों ने चुनकर दिया है ना उनको। तो ये तानाशाही का जो मतलब होता है, ये हमारे लोकतंत्र में कहाँ से आया? सबकी बात सुनो और देश आगे बढ़ाइए। नहीं तो आप क्या लॉकडाउन जिस तरीके से हुआ, या जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं, आप उन सवालों से इत्तेफाक रख रहे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि बात सबकी सुननी चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए? बात सबकी सुननी चाहिए। जैसे कल मुख्यमंत्री हमारे उद्धव ठाकरे जी ने भी ये बात कही है कि लॉकडाउन गलत तरीके से लगाया गया, सबको अंधेरे में रखकर लगाया गया, तो उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ा है। राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही है। अगर इस देश के 10-12 प्रमुख लोग एक बात एक सुर में कहते हैं, तो मुझे लगता है उस बात में कुछ ना कुछ दम है, तो उनकी बात सुननी चाहिए। अगर मैं प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, अगर मेरे विरोधी कुछ एक ऐसी बात कहती है जो राज्य के और देश के हित में बोल रहे हैं, तो आप उनकी बात अगर सुनते हो तो आप सबसे बड़े नेता हो जाएंगे। आपकी बात देश मानता है, तो आप ये 10-12 लोगों की बात क्यों नहीं मानते? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।